जय हिंद दोस्तों। 20 जनवरी का सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर आप सभी के सामने रहा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स? तो साथियों, भारत की रैंक है इसमें फोर्थ। भारत इसमें चौथे नंबर पर है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। अब आप सोच रहे होंगे, सर ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है क्या? ये किसको दर्शाता है? तो ये मिलिट्री पावर को दर्शाता है। दुनिया में भारत की चौथी सबसे पावरफुल मिलिट्री है। अगर आप सोच रहे होंगे कि सबसे पहला कौन सा देश है, तो सबसे पहला देश है इसमें अमेरिका। दूसरा नाम आता है रशिया का। तीसरा नाम आता है चाइना का। चौथे में हमारा देश भारत है। और पांचवें नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम। दुनिया की 5 सबसे शक्तिशाली सेना यहां पर आप देख रहे हैं। आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों, ये जो स्टैटिक्स है किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जो स्टैटिक्स है, डिफेंस स्टैटिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर जीएफपी ने हाल ही में इस रिपोर्ट को जारी किया है, इस लिस्ट को जारी किया है। दोस्तों, 6th प्लेस पर कौन सा देश है? तो 6th प्लेस पर है साउथ कोरिया और 7वें स्थान पर है पाकिस्तान। इस इंडेक्स में यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे लास्ट प्लेस पर कौन है, तो सबसे आखिरी जगह पर है भूटान। दोस्तों, मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं भारत की रैंकिंग विभिन्न इंडेक्स में, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपसे पूछा जाए कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो 85 है। सबसे पहले नंबर पर जापान है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 107 स्थान पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40 प्लेस पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत 180 प्लेस पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 135 प्लेस पर है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 150 प्लेस पर है। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं 20 जनवरी 2023 के डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहा हूं। 418 दिन लगातार हो चुके हैं। 25 से 30 मिनट की क्लास होती है, जिसमें 200 से 300 जानकारी आप सीखते हैं। इस क्लास की एक और विशेष बात है कि ये बाइलिंगुअल क्लास है, यानी ये दोनों माध्यम में क्लास है। डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है, स्पेशल स्टैटिक जीके मिलता है। ये है करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास, जो कि भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी। दोस्तों, आप गौर करिएगा, जीवन में जो हर एक प्रॉब्लम है, हर एक जो समस्या है, उसे हंसते हुए सुलझा लीजिए। हर एक समस्या ट्रैफिक की जो लाल बत्ती है उसकी तरह होती है। अगर आप थोड़ा देर इंतजार करें, थोड़ा देर प्रतीक्षा कर लेते हैं, तो वो जो रेड सिग्नल है वो ग्रीन सिग्नल हो जाता है। तो साथियों, हमें धैर्य रखना है, हमें प्रयास करना है। समय बदलते देर नहीं लगती दोस्तों, बस तुम डटे रहो, लगे रहो, समय जरूर बदलता है। पूरी तरीके से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जो पूरी तरीके से ई गवर्नेंस मोड में आ गया है। देखिए, जब से ये यूनियन टेरिटरी बना है तो ये विकास की धारा पर पहुंच रहा है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। दोस्तों, 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश बना। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये ई गवर्नेंस मोड है क्या? यानी जितने प्रकार की सेवाएं हैं नागरिकों को या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से प्रदान की जाएंगी, डिजिटल तरीके से प्रदान की जाएंगी। और ये भारत का सबसे पहला यूटी बन गया है। जम्मू कश्मीर में जितनी भी सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं हैं वो सारी डिजिटल रूप से प्रदान की जाएंगी। घर बैठ करके आपको केवल चेक करना होगा। दोस्तों, इससे क्या होगा? अगर हम डिजिटल मोड पे आते हैं तो इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन प्रणाली, शासन प्रणाली पर ध्यान देने के साथ ही देश में डिजिटल सरकार के एक मॉडल के रूप में ये उभर करके आ रहा है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर। परीक्षा संजीवनी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित। इसकी 2 कैपिटल है, एक समर कैपिटल है श्रीनगर और एक विंटर कैपिटल है जम्मू। प्रेजेंट में इसके उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। राजकीय पशु है हंगुल, राजकीय पक्षी है
काली गर्दन वाले क्रेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री, इनका नाम है जेसिंडा आर्डन, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो साथियों, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने अपने पद से रिजाइन किया है। शी हैज रिजाइन फ्रॉम हर पोस्ट। अभी हाल ही में भारत ने न्यूजीलैंड को पहले मैच में हराया है और शुभमन गिल ने सर्वाधिक यानी सबसे कम उम्र में दोहरा शतक मारने का एक रिकॉर्ड बनाया है, जो अगला करंट अफेयर आप पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये है जेसिंडा आर्डन। हालांकि इनका जो कुशल नेतृत्व है वो न्यूजीलैंड को आगे लेके जा रहा था, बट इन्होंने अभी रिजाइन कर दिया है। दोस्तों, इस साल के अंत में फिर से चुनाव होने वाला है। अब ये फिर से चुनाव नहीं लड़ेंगी। इनकी पार्टी का नाम है लेबर पार्टी। तो लेबर पार्टी नए लीडर के लिए वोटिंग करेगी। दोस्तों, यहाँ पे परीक्षा संजीवनी देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में, जो बाइडेन है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की है। कनाडा के प्रधानमंत्री जो साइकिल से ऑफिस जाते हैं, जस्टिन ट्रूडो हैं। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने सबसे कम उम्र के। दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट हैं यून सूक यूल। हाल ही में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं पुष्प कमल दहल। अगला प्रश्न ये रहा, सबसे कम उम्र में वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो सबसे कम उम्र में वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले शुभमन गिल बने। दोस्तों, रिकॉर्ड बनते हैं रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। अगर विश्वास किया जाए तो कुछ भी हासिल किया जाता है। आप अपने दिमाग में एक रुकावट की लेयर बना करके रखे हैं। सचिन तेंदुलकर के दोहरे शतक के बाद बहुत सारे प्लेयरों ने दोहरा शतक मारा। पहले लगभग 50 सालों तक लोगों को विश्वास नहीं था कि दोहरा शतक मारा भी जा सकता है। तो दिस इज अवर बिलीव सिस्टम। ये आपके विश्वास की शक्ति है। आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए। जिस दिन आप उस चीज को पूरा करेंगे तो पूरी दुनिया आप पे विश्वास करेगी। तो शुभमन गिल ने दोहरा शतक जड़ा। 23 साल के हैं ये। शुभमन गिल ने 18 जनवरी को हैदराबाद के किस स्टेडियम में? राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है, टेक अवे, कि राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कहां पर है? तो ये हैदराबाद में है। यहां पर सबसे कम उम्र के खिलाड़ी शुभमन गिल ने डबल सेंचुरी मारी है न्यूजीलैंड के खिलाफ। 23 साल 132 दिन के हैं। अभी हाल ही में कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको पढ़ाया था, ईशान किशन सबसे कम उम्र के थे। सबसे तेज शतक, दोहरा शतक मारने का खिताब ईशान किशन के पास अभी भी रिजर्व है। 24 साल 145 दिन में इन्होंने दोहरा शतक लगाया था। रोहित शर्मा का सबसे सर्वाधिक स्कोर है वनडे क्रिकेट में 265 रन, इनके आगे कोई भी नहीं है। और मार्टिन गुप्टिल 237। रोहित शर्मा ने 3 बार दोहरा शतक लगाया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है। और वहां पर आपका क्विज भी होता है, डेली आपका टेस्ट भी होता है। आज मैं रैंकिंग नहीं ला पाया, मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई थी। कल रिपोर्ट आएगी तो मैं दिखा दूंगा 19 और 20 तारीख की। सीजीटी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको यहां पर क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करने के बाद आप पिछले कई महीनों की पीडीएफ, पिछले कई महीनों का क्विज लगा सकते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ स्थापना दिवस 2023 कब मनाया गया? तो एनडीआरएफ स्थापना दिवस मनाया गया 19 जनवरी को। दोस्तों, 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों, एनडीआरएफ डे क्यों मनाते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। इस बार का 18वां स्थापना दिवस मनाया गया है। पहली बार 2006 में मनाया गया था। एनडीआरएफ का गठन हुआ था इसी दिन, इसलिए मनाया जाता है। एनडीआरएफ कैसे मदद करती है? इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेविंग योर लाइफ एंड योर प्रॉपर्टी ड्यूरिंग वेरियस टाइप ऑफ डिजास्टर
For example, it may be earthquake, it may be cyclone, it may be landslide, any type of disaster which occurs to us, तो हमें एनडीआरएफ क्या करता है, मदद करता है। दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, पीएससी में, कि जो एनडीएमए एक्ट था, जिसे हम बोलते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 में एनडीएमए एक्ट पास हुआ था और एनडीएमए एक्ट के तहत 2006 में एनडीआरएफ एक रेस्पॉन्स फोर्स हमने गठित की। किसी भी समय कोई भी डिजास्टर आए तो ये हमारे साथ खड़ी रहती है उन सभी आपदाओं से लड़ने के लिए, और ये हमारी गृह मंत्रालय के तहत काम करती है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। इसका उद्देश्य है प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं का तत्काल सहायता प्रदान करना। देखिए प्रेजेंट में एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं अतुल करवाल। इसका आदर्श वाक्य है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, डिजास्टर सर्विस ऑलवेज एवरीवेयर। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम यहाँ पे डिफेंस उपकरण को जानेंगे। हम जानेंगे कि वो उपकरण किस देश ने डेवलप किया है और उस डिवाइस का क्या काम है, उस वेपन का क्या काम है। यदि आपसे पूछा जाए हेलिना, हेलिना को किसने डेवलप किया है, तो इंडिया ने डेवलप किया है और ये एंटी टैंक मिसाइल है। दूसरा है चिनूक। अगर चिनूक का नाम आता है तो अमेरिका की कंपनी है, इसका नाम है बोइंग और ये हेलीकॉप्टर है। आईएनएस वेला, इसको फ्रांस ने बनाया है और ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, सबमरीन है। राफेल, राफेल फ्रांस ने निर्मित किया है, दसॉल्ट एविएशन नाम है, लड़ाकू विमान है, फाइटर पायलट है। अभी हाल ही में भारत ने S-400 रूस से लिया है जो एयर डिफेंस सिस्टम है। अपाचे की बात करेंगे तो अमेरिका से हमने इस डिवाइस को लिया है और ये कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इज दैट क्लियर? चलिए, हाल ही में किसने LHS 475B नाम का एक एक्सोप्लैनेट की खोज की है? तो नासा ने अभी हाल ही में नासा ने LHS 475B नाम के एक्सोप्लैनेट की खोज की है। ये बिल्कुल धरती की तरह है ना, धरती की तरह इसकी प्रॉपर्टीज पाई गई हैं इस एक्सोप्लैनेट की। दोस्तों इसे किसने खोजा है? जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खोजा है। क्लियर? पृथ्वी के समान इसकी साइज है और इसका जो डायामीटर है पृथ्वी के 99% के बराबर है। लगभग पृथ्वी के समान इसकी व्यास देखने को मिली है। दोस्तों लेकिन पृथ्वी से दो ऐसे रिस्पेक्ट हैं, एस्पेक्ट हैं जिससे ये पृथ्वी से अलग है। पृथ्वी को एक रेवोल्यूशन पूरा करने में 1 दिन लगता है, एक परिक्रमा, और इससे 2 दिन लगता है, ठीक है। और दूसरा ये पृथ्वी से सैकड़ों डिग्री क्या है, गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है। जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात करेंगे तो देखिए ये है जेम्स वेब टेलीस्कोप। 2021 में ये लॉन्च किया गया, 2022 में इसने कार्य करना शुरू किया। इस टेलीस्कोप को नासा ने बनाया है, ESA ने बनाया है और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी ने मिलकर बनाया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड रे स्पेस टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप से आप हमारे मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं, उसका आप स्पष्ट चित्र देख सकते हैं। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा और नैशनथिनन कथा के लिए पहला फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 जीता है? तो दोस्तों ये है के वेणु। दोस्तों के वेणु ने और नवेशंथियंते कथा ये लिखा हुआ है, और नवेशंथियंते कथा के लिए अभी हाल ही में पहला फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड जीता है। दोस्तों लेखक हैं के वेणु और इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये पुरस्कार जीता है। फेडरल बैंक जो है साहित्यिक पुरस्कार देता है और साहित्यिक पुरस्कार जो पहला साहित्यिक पुरस्कार है ये फेडरल बैंक के द्वारा गठित किया गया। दोस्तों फेडरल बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर केरल में है। इसके CEO हैं श्याम श्रीनिवासन, संस्थापक हैं KP हॉर्मिस और इसकी स्थापना हुई है 23 अप्रैल 1931 नेदुमपुरम में इसकी स्थापना की गई है।
दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट परीक्षा संजीवनी। हाल ही में सरगम कौशल मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब उन्होंने जीता है। हाल ही में सिथरी केम संगतम ने रोहिणी नैयर पुरस्कार को अपने नाम किया है। चलिए प्रश्न नंबर 8 पे आ गए हैं। भारत ने किस देश के साथ 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो भारत ने अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया के साथ 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की है। किसके साथ? दक्षिण कोरिया के साथ। ये 16 और 17 जनवरी को हुई है। इसमें भारत और दक्षिण कोरिया ने विभिन्न आयामों में काम करने के लिए साझेदारी की है, जैसे ट्रेड हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, सिक्योरिटी हो गया, डिफेंस हो गया। इन सभी पर साथ मिलकर के काम करने के लिए सहमति व्यक्त की है। साउथ कोरिया की बात करें तो ये है साउथ कोरिया। देखिए ये चाइना है। आपको शायद मैप जो है चूंकि बहुत ज्यादा वाइट है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। ये है चाइना, ठीक है। चाइना के बगल में येलो सी है और चाइना के साथ ये लगा है नॉर्थ कोरिया। और इधर देखिए ये है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। और साउथ कोरिया की इधर देखिए जापान है। और इधर है ईस्ट चाइना सी। चाइना से ऊपर लगा हुआ मंगोलिया है। और ऊपर देखिए ये है रशिया। ये रशिया है, ठीक है। चलिए अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा साउथ कोरिया की कैपिटल क्या सियोल है। करेंसी है साउथ कोरियन वोन। प्रेसिडेंट है यून सूक योल। और प्राइम मिनिस्टर है हान डाक सू, ठीक है। चलिए बद्रा अलियूजोफ का हाल ही में निधन हो गया। वे किस देश के उपराष्ट्रपति थे? तो बद्रा अलियूजोफ का निधन हुआ। ये गाम्बिया के उपराष्ट्रपति थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये है जोफ। ये गाम्बिया के उपराष्ट्रपति थे। हाल ही में इनका निधन हुआ है। दोस्तों गाम्बिया कहां पर है? तो ये देखिए ये है गाम्बिया। ये हमारा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है गाम्बिया। गाम्बिया की कैपिटल है बंजूल। गाम्बिया की कैपिटल क्या है? बंजूल। दोस्तों गाम्बिया की करेंसी है गैम्बियन दलसी। और ये यहाँ के प्रेसिडेंट है एडामा बैरो। क्या नाम है? एडामा बैरो। चलिए आगे बढ़ता हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। दोस्तों परीक्षा संजीवनी हाल ही में जो निधन हुए हैं उसे भी डिस्कस करते हैं। हाल ही में शरद यादव का निधन हुआ, वह कौन थे? तो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे शरद यादव, इनका निधन हो चुका है। हाल ही में इटली के फुटबॉलर जियान लूका वियाली का निधन हो गया है। हाल ही में मशहूर गायिका सुमित्रा सेन का निधन हुआ है। हाल ही में ब्राजील के फुटबॉलर पेले का निधन हो गया है। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किसने वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के लिए तकनीक को लॉन्च किया है? यानी एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग के लिए एक यहाँ पे टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, AIAQMS V1.0। तो इसे अल्केश कुमार शर्मा ने हाल ही में क्या किया है? इस टेक्निक को लॉन्च किया है अल्केश कुमार शर्मा ने, ठीक है। तो दोस्तों अल्केश कुमार शर्मा ने इस टेक्निक को लॉन्च किया है। मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। और इसके सेक्रेटरी है अल्केश कुमार शर्मा। इन्होंने इस अभी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। इसे किसने डेवलप किया है? इसे सीडेक ने डेवलप किया है, जो कि कोलकाता में है। और इसके साथ साथ कृषि और पर्यावरण में इलेक्ट्रॉनिक्स और ICT अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत इसे डेवलप किया गया है, जो एयर क्वालिटी के मॉनिटरिंग के लिए इंपॉर्टेंट होगी। यानी वायु गुणवत्ता की जांच के लिए ये इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ पर हम करंट अफेयर्स की रसमलाई खाने वाले हैं, यानी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। मौना लोआ ज्वालामुखी लगभग 38 साल बाद विस्फोट हुआ, किस देश में है? तो मौना लोआ कहां पर है? अमेरिका में है। कहां पर है? अमेरिका में। भारत ने किस देश को $100 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो मालदीव को $100 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सेबी ने किसे BSE का MD एंड CEO नियुक्त किया है? तो सुंदर रमन राममूर्ति को BSE का MD और CEO नियुक्त किया है।
संविधान दिवस 2022 कब मनाया गया? तो हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। पिछले 8 सालों में भारत के दुग्ध उत्पादन में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 83 मिलियन टन। भारत पूरी दुनिया में सबसे पहले नंबर पर है, अमेरिका दूसरे नंबर पर है। दोस्तों, आपने जो भी करंट अफेयर्स पढ़ा है उसका हम करने वाले हैं रिवीजन, यानी टेस्ट। डेली करते हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, तभी आप इन 10 प्रश्नों में 10 में 10 ला पाओगे। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की प्रेजेंट रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स, भारत इसमें 85 प्लेस पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का प्रेजेंट प्लेस कौन सा है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 107 प्लेस पर है। वनडे क्रिकेट में सबसे सर्वाधिक यानी एक दिवसीय मैच में कितने रन किसने बनाए हैं? तो सबसे ज्यादा रोहित शर्मा ने बनाए हैं, 265 रन। एनडीआरएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? तो एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं अतुल करवाल। सियोल किस देश की कैपिटल है? तो सियोल कैपिटल है साउथ कोरिया की। आईएनएस वेला को किसने बनाया है? तो आईएनएस वेला को डेवलप किया है फ्रांस ने। राफेल विमान को किस देश ने तैयार किया है? तो दोस्तों, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे जारी रखें। फ्रांस ने। हाल ही में सुमित्रा सेन का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो सुमित्रा सेन गायिका थी। भारत के प्रेजेंट हेल्थ मिनिस्टर कौन है? तो भारत के हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया। हाल ही में फुटबॉलर पेले का निधन हुआ, इनका संबंध किस देश से था? तो इनका संबंध ब्राजील देश से था। ठीक है, कितने नंबर आए आप सभी के? दोस्तों, 19 जनवरी के करंट अफेयर्स का अब यहां पर हम रिवीजन करेंगे। क्लियर है? 19 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का यहां पर हम रिवीजन करने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किसे वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? तो क्या नाम है? ये है अब्दुल रहमान मक्की। ये कौन है? अब्दुल रहमान मक्की है। भारत का सबसे पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है? तो सबसे पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम है। हाल ही में कौन उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? तो ये हैं पंकज कुमार सिंह, जो पहले बीएसएफ के महानिदेशक थे। गुयेन जुआन फुक किस देश के राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो ये वियतनाम के राष्ट्रपति थे। हाल ही में किसने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल को लॉन्च किया है? पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया है। पर्यावरण मंत्रालय ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत नीलकुरंजी को सूचीबद्ध किया है? अनुसूची 3 शेड्यूल 3। जननी रामचंद्रन किस देश की सिटी काउंसिल की पहली अश्वेत महिला मेंबर बनी है? तो कहां की है ये? अमेरिका की है। पीएम मोदी ने किस राज्य में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। किस देश की जनसंख्या 60 सालों में पहली बार कम हुई है? तो 60 सालों में पहली बार जनसंख्या चीन की कम हुई है। मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। कैसा लगा आप लोगों को दोस्तों? अभी स्टैटिक जी का पिटारा बचा हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जीएस फाउंडेशन कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं 23 जनवरी से, जहां पर बहुत बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा। ये क्लासेस हमारी रूट एप्लीकेशन पर चलेंगे। हमारा एक और एप्लीकेशन है जिसे हम बोलते हैं रूट, वहां पर आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, बाइलिंगुअल क्लास नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप कोड यूज करिएगा RGCGT, राजा गुप्ता क्रेजी जी के ट्रिक कोड यूज करिएगा, तो आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दोस्तों, आज के पिटारे पर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो ये है पार्ट 5। हु आर द इंटरप्रेटर्स एंड प्रोटेक्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो संविधान के जो व्याख्याकार और संरक्षक हैं वह सुप्रीम कोर्ट है। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो ये कौन है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय।
अंडर वूम अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश इन इंडिया? किस एक्ट के तहत एस्टेब्लिश हुआ था? 1773 रेगुलेटरी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी अंडर विच एक्ट? तो अंडर दी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन, उसमें भी बहुत सारे प्रावधान सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, एक फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी 1935 में। मूल रूप से जब हमारा संविधान बना था तो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? तो यहां पर 7 होने थे, टोटल 7। प्रेजेंट में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो टोटल जो है 34, 33 + 1 आप याद रखिएगा, ठीक है। 33 + 1 आपका चीफ जस्टिस और 33 एडिशनल, यहाँ पे 33 होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में अगर हम वृद्धि करना चाहते हैं, यानी हम नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये कौन कर सकता है? तो ये पार्लियामेंट कर सकती, संसद कर सकती। हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होते हैं, उसको कौन अपॉइंट करता है? उन सभी को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श लेता है? यानी अगर अपॉइंटमेंट करनी है अदर जजेस की तो किससे कंसल्ट करेगा? तो किससे कंसल्ट करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से उसे कंसल्ट करना जरूरी है। द अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जजेस इन सुप्रीम कोर्ट इंस्पायर्ड बाय द जुडिशियल सिस्टम ऑफ विच कंट्री? एडॉक जजेस जरूरत पड़ने पर हम एडिशनल जजेस को भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये जो व्यवस्था है हमने फ्रांस से ली है। भारतीय संविधान में जो एडॉक जजेस की नियुक्ति का प्रावधान है वो कहाँ कहाँ हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है, हाई कोर्ट में हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव। सभी जगह एडॉक जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है। तो कैसा लगा दोस्तों आप सभी को क्लास? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। दोस्तों पहचानो कौन सीरीज में अमित कुमार और ज्योति पांडे ने यहां पर सांची के बारे में बताया था। दोस्तों सांची का महान मुख्य स्तूप जो है, सांची स्तूप मध्य प्रदेश राज्य के सांची नगर में स्थित है, सबसे प्राचीनतम इमारतों में है। आप इसे पढ़ना, ठीक है। आपको बताना है यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये क्या है, आपको पहचानना है ये क्या है। आप कमेंट बॉक्स पे उत्तर देना और 5 लाइन लिखना। आज का सवाल है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर देना है। दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने सभी दोस्तों को बताइएगा कि हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। मात्र 25 से 30 मिनट में कितनी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। आपका समय बहुत कीमती है। 1.5 से 2 घंटे क्लास लेने की बजाय मैं 25 से 30 मिनट में आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करना चाहता हूं जो 2 घंटे 1.5 घंटे के बराबर हो, ठीक है। तो दोस्तों चलता हूं मैं, फिर मिलेंगे कल सुबह 6 बजे इसी ऊर्जा इसी जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।